हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंथन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म बिल्स 2020। आपने लगातार न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में फॉर्म प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो सरकार 3 कृषि विधेयक लेके आई है उसके अगेंस्ट में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपने देखे ही होंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं, कृषि कानून लाए गए हैं, इन 3 कृषि कानूनों में क्या क्या प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं तथा वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के हिसाब से कैसे डिफरेंट हैं और किसानों को उसमें क्या आपत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 3 फॉर्म बिल्स हैं वो कौन कौन से 3 फॉर्म बिल्स हैं। फर्स्ट फॉर्म बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज बिल 2020 और असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। देखिए, ये तीनों बिल आप अच्छे से इनका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कई सारी एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली ये फॉर्म बिल्स के नाम देके पूछ सकता है कि कौन सा बिल इनमें से इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर 4 ऑप्शन देके इन 3 ऑप्शन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा और चौथे ऑप्शन में बोलेगा कोई दूसरा बिल होगा, और पूछ सकता है कि कौन सा बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो आप ये तीनों बिलों के नाम अच्छे से याद कर लें। हम इन तीनों बिलों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि तीनों बिल किस तरह से, कौन कौन से नए प्रोविजंस इन बिलों में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इनके नफ़ा और नुकसान दोनों यहाँ देखेंगे हम। तीनों बिलों के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यहाँ पे डेली के करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज़ और उन एमसीक्यूज़ के जो करंट अफेयर हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ कई मिसलेनियस टॉपिक, जैसे कि आगामी खेल प्रतियोगिताएं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसे कई मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कंटिन्यूसली किए जाते रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो अगर हम देखना शुरू करें कि जब सरकार ये जो अध्यादेश लाई थी 3 कानूनों के, ये 3 कानूनों के अध्यादेश को लोकसभा और राज्यसभा में पास करने के बाद सितंबर 2020 में हमारे प्रेसिडेंट ने इन्हें अपने हस्ताक्षर करने के बाद इन्हें अनुमोदित कर दिया था कि भई अब ये कानून का फॉर्म ले चुके हैं। राइट, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद ही ये तीनों कानून बन गए थे। जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं उसके बाद से देश के कई राज्यों में इसके अगेंस्ट में कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। स्पेशली जो हमारे उत्तर राज्यों वाला बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास वाले इलाके, यूपी, इन सारी जगहों में किसान बड़ी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं और वो लोग कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कई राज्यों में ये चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है और अक्रॉस द वर्ल्ड भी जहाँ पे फार्मर्स की फैमिलीज़ के लोग रहते हैं वो लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी है। तो हम सबसे पहला जो कृषि कानून है उसके बारे में देखना शुरू करते हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। क्या इसमें नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो फार्मर होगा वो अब इंटर स्टेट, अर्थात स्टेट के अंदर कहीं भी जाकर अपना माल जो है वो सेल कर सकता है, और इंटर स्टेट आई मीन कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाकर आप अपना माल सेल कर सकते हैं। इस पूरे प्रोविज़न को, ये जो 2-3 प्रोविजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस पहले लॉ में, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि अभी का करंट स्ट्रक्चर क्या है, किसान के पास क्या क्या चॉइसेस होती हैं वो हमें सबसे पहले समझनी चाहिए। तो किसान के पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहला लोकल मार्केट, दूसरा एपीएमसी और तीसरा होता है एमएसपी। तो लोकल मार्केट की अगर बात करें तो लोकल मार्केट सबसे आसानी से किसानों की रीच में होता है, और जो भी वहाँ पे लोकल मंडीज़ लगती है, लोकल जो भी बाज़ार लगता है, किसान अपना प्रोड्यूस वहाँ जाकर सेल कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है जिसमें कि किसान अपना सामान बेच देते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पे उन्हें जो दाम मिलने चाहिए वो दाम नहीं मिलते हैं। राइट, तो सेकंड ऑप्शन होता है उनके पास कि वो एपीएमसी मंडी आके अपना सामान जो है, अपनी उपज जो है वो सेल कर सकें। तो इन एपीएमसीज में, इनका एपीएमसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे एक मिडिलमैन होता है। आप मिडिलमैन को नेगेटिवली बिल्कुल भी ना लें, ये सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए लाइसेंस्ड पर्सन्स होते हैं जो कि किसानों से एक निर्धारित, जो सरकार द्वारा निर्धारित किए हुए दरें होती हैं उस पर ही अपना इनसे प्रोड्यूस ले रहे होते हैं, और यहाँ से इनकी उपज लेने के बाद ये रिटेलर्स को सेल कर रहे होते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में समझें, ये जो फार्मर्स हैं ये सबसे पहले एपीएमसी जाएंगे और इन एपीएमसी में ये जो मिडिल मैन है जो कि लाइसेंस होते हैं गवर्नमेंट से,
ये लाइसेंस मिडिल मैन जो होते हैं वो फार्मर से डायरेक्टली प्रोड्यूस यहाँ पे खरीद रहे होते हैं। एपीएमसी में रिटेलर, किराना शॉप्स वाले, बिग शॉप्स वाले या कंपनीज वाले डायरेक्टली नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली फार्मर से इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते हैं। ये जो मिडिल मैन है यही इनसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और ये फार्मर से प्रोड्यूस लेकर इन रिटेलर्स को, किराना शॉप्स को, बिग शॉप्स को और कंपनीज को बेच रहे होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ये इनको आड़तिया कहते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज में अगर इनको बात की जाए तो जो कृषि मंडी में आड़तिया बैठे होते हैं और ये डायरेक्टली किसानों से डील कर रहे होते हैं, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एपीएमसी की बात हो गई। थर्ड होता है डायरेक्टली किसान के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपना जो प्रोड्यूस है उसे डायरेक्टली जाकर गवर्नमेंट को सेल कर सके। तो ये तीन ऑप्शंस सरकार अभी किसानों के पास अवेलेबल होते हैं, वो ये तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और अपना जो भी उपज उन्होंने पैदा करी है उस उपज को वो डायरेक्टली ले आकर मंडी में या फिर लोकल मार्केट में या फिर एमएसपी में बेच सकते हैं। तो अभी इस प्रोविज़न के आने के बाद पहले भी जो किसान थे हमारे, उनके किसानों के पास ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो जाकर नहीं बेच सकते हैं, पहले भी उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल था। लेकिन मेन उनके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम आती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन की। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी जो फार्मर्स हैं उनके पास मोर देन 70% जो फार्मर्स हैं वो, उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से कम है। अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो वो बहुत ही स्मॉल या मीडियम स्केल फार्मर होता है। अगर स्मॉल फार्मर होगा तो वो जितना भी प्रोड्यूस उसने पैदा किया है उसको वो बाहर दूसरे राज्यों में ले आके नहीं बेच सकता है, क्योंकि उसे उतना ही ट्रांसपोर्टेशन पे उसको देना पड़ जाएगा पैसा, तो उसके पास कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं। तो सबसे मेन कंसर्न यहाँ पे ये आ जाता है, राइट। तो अगर ये वाली बात की जा रही है कि वो किसी दूसरे स्टेट में जाके बेच सकता है, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बड़े जो किसान हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है या फिर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वही इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे और इसमें कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, प्राइवेट मंडीज़। एक ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। हम देखते हैं कि प्राइवेट मंडीज़ हमारी जो लोकल एपीएमसी मंडीज़ हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए, जो फार्मर है उसके पास एक ऑप्शन हमने अभी देखा है कि एपीएमसी मंडीज़ में जाता है और वहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं या फिर लाइसेंस मिडिलमैन होते हैं, उन्हें अपना प्रोड्यूस बेच रहा होता है डायरेक्टली। और जो एपीएमसी है वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली रिटेलर्स को सेल नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें कंपलसरीली ट्रेडर्स को बेचना होता है। और इसके साथ ही साथ एपीएमसीज में जो भी फॉर्म प्रोड्यूस यहाँ पे फार्मर्स अपनी उपज जो बेचने वाले हैं उन्हें कुछ % का टैक्स देना होता है। और इसके बाद ये जो ट्रेडर्स हैं ये अपना प्रोड्यूस जो है वो प्रोड्यूसर्स, रिटेल, होलसेलर, इन सबको बेच देते हैं। और फाइनली ये जो रिटेलर्स होते हैं वो या तो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर दूसरी जगहों में से खपा देते हैं। अब यहाँ पे एक नया जो कानून है उस नए कानून के हिसाब से यहाँ प्राइवेट मंडीज़ को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अब किसानों के पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो वो एपीएमसी आ सकते हैं या डायरेक्टली प्राइवेट मंडीज़ आ सकते हैं। अगर वो प्राइवेट मंडीज़ आते हैं तो यहाँ पे वो डायरेक्टली डील कर सकते हैं किनसे? प्रोड्यूसर से, रिटेलर से और होलसेलर्स जो हैं उनसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे सुनने में अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, राइट। और अगर ऐसा होगा तो डायरेक्टली वो ऊंचे ऊंचे दामों पर इन प्रोड्यूसर्स को, रिटेलर्स को और होलसेलर्स को अपने प्रोड्यूस बेच देंगे। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। आप ऐसा समझिए कि शुरुआती वर्षों में आप कंटिन्यूसली ये जो रिटेलर्स हैं ये अधिक से अधिक भाव किसानों को दे रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा, ये जो चलन होगा एपीएमसी मंडीज का वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या सिचुएशन होने वाली है? उसके बाद ये सिचुएशन होने वाली है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं या फिर बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, वो औने पौने दामों पर जो फार्मर्स हैं उनका प्रोड्यूस जो है वो खरीदने वाले हैं। तो इससे जो फार्मर्स है अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉस में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट मंडीज हैं वहाँ पे एक तो कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर यहाँ गवर्नमेंट का रेगुलेशन होगा तो एपीएमसी और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बच जाएगा, राइट। सेकंड पॉइंट ये याद रखने वाला है कि यहाँ पे कोई भी सरकार ने यहाँ बेचने के लिए, कोई भी सामान खरीदने या बेचने के लिए एमएसपी जैसी कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम दाम में भी खरीदें, हो सकता है वो ज़्यादा दाम में भी खरीदें, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे टैक्स फ्री सिस्टम की बात कही गई है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसके साथ में और समझनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इसके साथ ही साथ आपने यहाँ देखा था जो एपीएमसी मंडीज थी वहाँ पे मिडिल मैन बैठे हुए थे, राइट। हमने देखा था कि यहाँ मिडिल मैन का कंसेप्ट था, जो कि लाइसेंस होते पर्सन्स होते हैं जो गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है, वो डायरेक्टली किसानों से सामान खरीद रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर
ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे ऐसा हो सकता है कि कई वहाँ बिचौलियाँ आ जाएं और हो सकता है जो भोले भाले किसान हैं हमारे वो वहाँ पे किसी फ्रॉड में फंस जाएं, राइट। तो इस प्राइवेट मंडीज़ की ये सारे नफ़ा और नुकसान हो सकते हैं। अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट, लेट्स से कि अगर ओनियन है, ओनियन के प्राइस जो फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसे 10 रुपये या 15 रुपये किलो ही मैक्सिमम मिल पाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, राइट, जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे अधिक मुनाफा कमाते हैं। ना तो ये खेती कर रहे होते हैं, ना ये कोई मेहनत कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, ये ओनियन को 100 रुपीज़ केजी तक भी बेच देते हैं। यूजुअली 60 से 80 से रुपये से 100 रुपये तक ये इन जो भी प्रोड्यूस होता है, फॉर्म प्रोड्यूस होता है, उन सबको बेचते रहते हैं। तो सबसे अधिक मुनाफा यही कमा रहे होते हैं। तो इसे हटाने के लिए सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि प्राइवेट मार्केट की भी अपने एक नफ़ा और नुकसान है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, सटीक एग्जांपल लूँ जो कि हमारे सामने है, जब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हमारे यहाँ इंडिया में आई थी, तब ये कंपनियां कंटिन्यूसली बहुत सारे नए नए ऑफर्स दे रही थी। और ये लोगों ने पहले बोला कि हम बुक्स हैं आपके घर में फ्री डिलीवरी करेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोगों ने क्या बोला कि मिनिमम वहाँ पे बुक्स जो होगी वो 500 रुपये उसकी कीमत होनी चाहिए, तभी आपको आपके घर तक लाके डिलीवरी देंगे। फिर ये लोगों ने प्राइम का, अमेजन प्राइम जैसी चीज़ों का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसमें आपको फास्ट डिलीवरी वो लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आपको मिनिमम जो बुक्स की रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो भी वहाँ पर ख़त्म कर दी गई। तो ऐसे कंस्टेंट लेके आने वाले हैं ये लोग, और ये लोग फिर मोनोपोली इनकी होती जाएगी और ये पूरा पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, और उसके हिसाब से ये लोग फिर ड्राइव करते हैं मार्केट को। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम चीज़ें हो सकती हैं प्राइवेट मार्केट में। जो प्राइवेट मंडीज होगी, अगर वहाँ गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होगा तो शुरू में तो किसानों को फायदा होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एपीएमसी मंडियों का चलन बंद होता जाएगा, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये हावी होते जाएंगे, और छोटे किसानों के पास इतना मादा नहीं होगा कि वो जाके उनसे फाइट कर पाएं, राइट। तो हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट देखें कि प्राइवेट मार्केट से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और यहाँ एमएसपी नहीं होने से किसान आज नहीं तो कल इसके भुक्तभोगी बनने वाले हैं, राइट। तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके, राइट। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली कि आउटसाइड एरिया और प्राइवेट मंडीज़ यहाँ पे आ जाएगा। इंट्रा स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कंसेप्ट अभी भी है कि कोई भी किसान के पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके नहीं बेच सकता, अभी भी ले आके बेच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अपन ने क्या देखी, प्रॉब्लम देखी कि यहाँ के जो भारत के जो किसान हैं उनके पास लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम है। जो 70% किसान हैं उनके पास, तो वो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर बियर नहीं कर सकते हैं, और इस कारण से वो वहाँ पे दूसरी जगहों में जाके अपने प्रोड्यूस नहीं बेच सकते हैं। अल्टीमेटली वो या तो लोकल मार्केट्स में जाते हैं या फिर एपीएमसी मंडीज़ में ही जाते हैं, और वहाँ पे उनको उतने रेट्स नहीं मिल पाते हैं। और अगर प्राइवेट मंडीज़ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर एपीएमसी मंडीज़ खत्म हो गई, तो प्राइवेट मार्केट जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं होगा, वो वहाँ पे जो रिटेलर्स और जो होलसेलर्स हैं वो अपनी मोनोपोली बना लेंगे, और वो औने पौने दामों पर भी सामान खरीद सकते हैं, राइट। चलिए हम अगले इसके पॉइंट पे चलते हैं। इसी अगले कानून में हम अगर देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। अब देखिए, अगर फार्मर्स के बीच में, रिटेलर्स के बीच में आज नहीं तो कल अगर किसी चीज़ को लेकर विवाद होता है, राइट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज नथिंग बट विवाद से संबंधित जो प्रोविजंस होने वाले हैं उससे संबंधित है ये। अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसमें एक नया क्लॉज सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है इन कानूनों के तहत, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट arising out of a transaction between the farmer and a trader, a conciliation board appointed by the sub divisional magistrate will settle the dispute। तो जो एसडीएम है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है या फिर एक पीएससी के थ्रू चयनित अधिकारी होता है, तो अगर एसडीएम यहाँ पे सब कुछ करने वाला है, वो डिसाइड करने वाला है कि ये जो डिस्प्यूट होने वाला है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। वो एक यहाँ पे उसका बोर्ड बनाएगा, कंसिलेशन बोर्ड बनाएगा, और वो जो भी डिसीजन लेगा कंसिलेशन बोर्ड, वो दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा, उनको मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ से गवर्नमेंट ने किसी भी सिविल कोर्ट में जाने से वहाँ पे इनको रोक लगा दी है। नो सिविल कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और द प्रोसीडिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर द कंगनीजेंस ऑफ विच कैन बी टेकन एंड डिस्पोज ऑफ बाय द अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट ऑफ द रूल्स मेड द अंडर द दिस रूल, राइट। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि यहाँ सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते। अब एसडीएम ने जो निर्णय ले लिया है वो निर्णय फाइनल होगा, और ये
किसी किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा डिट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेटिक पावर को आप यहाँ बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो आज नहीं तो कल इससे हो सकता है कि किसान अपना जो उसका एक राइट होता है कि किसी भी कोर्ट में जा सकता है, वो कोर्ट में नहीं जा पाएगा। मैं ये बात मानता हूँ, और ये हमें पता भी होना चाहिए कि इससे दूसरे फायदे भी हैं। दूसरे फायदे ये हैं कि आपको कोर्ट में जाने का खर्च बचेगा, राइट, और इसके साथ ही साथ जो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला जो टाइम है वो भी बचेगा। सरकार ने इन सारी चीज़ों को सोचकर ही इसे इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ फ्लॉज हैं कि अगर अल्टीमेटली आपको सही निर्णय नहीं मिल पाया, आपके हक में नहीं आ पाया है, या फिर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने निर्णय से, तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे हमेशा ओपन होने चाहिए ताकि आप जाके अपनी लड़ाई वहाँ लड़ सकें, राइट। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि यहाँ पे और क्या प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें, तो रिकवरी जो होगा अमाउंट वो भी यहाँ पे जो है एसडीएम है वो वहाँ पे ऑर्डर कर सकता है, पेनल्टी इंपोज कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है राइट को। जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने प्रोड्यूस को या फिर उपज को आपको बेचने वाले हैं तो उसको भी वो आपको हो सकता है कि वो उसे कैंसिल कर दे उसके राइट को, या सस्पेंड कर दे कुछ समय के लिए। तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे मेन क्लॉज उसका जो कि अपोजिंग वाला क्लॉज है वो यही है कि आप किसी भी कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा डिट्रीमेंटल पॉइंट होगा। चलिए अगला पॉइंट अगर हम इस पे देखें, अगला पॉइंट है मार्केट फी एबोलिश्ड। अब हम यहाँ देखें, अगर हम इस वापस अपने डायग्राम में आते हैं और यहाँ देखते हैं जो एपीएमसी मंडीज में जो फार्मर्स आते हैं, राइट, जो अपने किसान भाई आते हैं, वो अपने जो प्रोड्यूस को बेचता है ट्रेडर्स को, तो वहाँ पे उसे कुछ टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स वेरी करता है 0.8 से 0.5 से 8% के आसपास ये वेरी कर रहा होता है। तो हमें ये समझना है कि जब इतना टैक्स यहाँ पे देना होता है, अगर गवर्नमेंट ये कानून लेके आई है तो ये अच्छा है, राइट, क्योंकि उन्हें मार्केट फ़ी नहीं देनी होगी। मार्केट फ़ी नहीं देनी होगी तो उनके पास जो घर ले जाने वाले जो पैसे होंगे वो ज़्यादा होंगे, राइट। तो लेकिन इसके नफ़ा, अगर हम इसका नुकसान देखें तो क्या होगा? नुकसान ये होगा, किसान एपीएमसी मंडी की तरफ जाना बंद करेगा धीरे धीरे, और जो प्राइवेट मार्केट है वो फ्लोरिश होने लग जाएगा, राइट, क्योंकि हर बंदा प्राइवेट मार्केट में जाएगा। और जहाँ कहीं एपीएमसी मंडी का चलन बंद होने लग जाएगा तो अगेन जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, रिटेलर्स हैं और होलसेलर्स हैं वो वहाँ पे हावी होने लग जाएंगे। पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट है, इसे रिजोल्यूशन करने के लिए क्या ऑप्शन आ सकता है? सरकार यहाँ एमएसपी इंट्रोड्यूस कर दे, राइट, कि भाई एमएसपी से कम में प्राइवेट मंडीज में आपका कोई भी खरीदारी या बिक्री नहीं होगी, है ना। अगर ऐसा कोई इंट्रोड्यूस हो जाएगा सिस्टम तो वो जो भी सरकार, जो फार्मर्स की जो डिमांड है वो वहाँ पे पूरी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इट विल बी इक्वलेंट टू एपीएमसीज, राइट। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो टैक्स मिलता है, यहाँ जो हमने बात करी है, वो टैक्स होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कि कई अगर हम देखें कि पंजाब जो गवर्नमेंट है वहाँ पे 3500 करोड़ जो है टैक्स वो सिर्फ फार्मर जो वहाँ अपने प्रोड्यूस सेल करते हैं उससे उनको मिलता है। अगर ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एपीएमसी का रख रखाव उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। जो मंडीज हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो उसमें और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली फिर से वही बात हो जाएगी कि एपीएमसी मंडीज खत्म होने लग जाएगी, और अगर एपीएमसी मंडीज खत्म होगी तो किसान फिर से प्राइवेट मार्केट की तरफ मूव करेगा, और प्राइवेट मार्केट में एमएसपी नहीं है, राइट। ये फ्री फ्लोइंग मार्केट है, यहाँ पे सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इससे फिर से किसान उसी चक्रव्यूह में फंस जाएगा। तो यहाँ पे आपने दोनों इसके प्रोविजन समझे कि मार्केट फी एबलिश होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो किसानों का यही कहना है कि आप यहाँ एमएसपी इंट्रोड्यूस कर दीजिए इस मार्केट में भी, प्राइवेट मार्केट में भी, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ये प्रोविजन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर यहाँ टैक्स फ्री अगर यहाँ पे सिस्टम लेके आएंगे, लेकिन कुछ फ्लॉज हैं, राइट। तो अब आपको देखना होगा, सोचना होगा कि ये फ्लॉज सही है या नहीं है। चलिए अगले बिल पे चलते हैं। हमारे जो सेकंड बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। अब इस बिल में क्या कहा गया है? इस बिल में ये कहा गया है कि अब कोई भी फार्मर और जो बायर है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले, जैसे कि आप लेट्स टेक एग्जांपल कि आप धान की खेती कर रहे हैं, तो धान की खेती करने के पहले जो फार्मर है और जो बायर है वो दोनों एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई आपके खेत से जितना भी धान यहाँ पैदा होने वाला है वो हम धान मैं खरीदूंगा। ये कोई बायर या कंपनी जो है वो यहाँ पे एग्रीमेंट कर लेती है, राइट।
और ऐसा करने के बाद में जितना भी प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस यहाँ पे लास्ट में खरीद लिया जाएगा। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर बम्पर स्टॉक होता है वहाँ पे उस साल पे, राइट, बहुत ज़्यादा धान की फसल हुई है, तो किसान पहले से वरीड रहेगा। अगर ये सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस होता तो पहले से वरीड रहता कि हम अपना फार्म प्रोड्यूस जो उपज होगी वो कहाँ बेचेंगे, क्योंकि औने पौने दाम मिलेंगे हमको, क्योंकि उस साल बहुत ज़्यादा बम्पर फसल हुई थी। आपने देखा ही होगा कि टमाटर हैं वो 50 पैसे या 1 रुपये किलो मिलने लग जाते हैं। इससे जो किसान हैं वो उन्हें टमाटरों को निकलवाते ही नहीं है ना, और वहीं कहीं उसको ट्रैक्टर चलवा देते हैं। यहाँ पर ऐसी कई सारी घटनाएं हमने देखी कि जो ऐसी हो रही होती हैं। तो ऐसी इन सारे चीज़ों में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनको वहाँ हेल्प करेगी, राइट। इसका एक हमने प्लस पॉइंट देखा, लेकिन हो सकता है नेगेटिव पॉइंट अपन हम देखें कि अगर एक बार किसान इस चीज़ से किसान इसके ऊपर एक बार अगर डिपेंडेंट हो गया, राइट, वो शुरू में क्या होगा कि कंपनीज जो होंगी वो बहुत ज़्यादा आपको सरप्लस इसमें करने के लिए आपको प्रमोट करेगी कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस इसमें प्रोड्यूस करिए, हम आपसे खरीदेंगे, है ना। लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मोनोपोली बन जाएगी तो क्या होगा, फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जो चीज़ है, एक तो किसान उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, और इस कारण से यहाँ पे फिर ये प्रोडक्शन जो डायरेक्टली खरीदने वाला है वो उससे कम औने पौने दामों में खरीदने लग जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि ये कोई बिग बास्केट एक कंपनी है, और बिग बास्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 रुपये प्याज या फिर ऐसे किसी रेट पे यहाँ पे प्याज दिए हुए हैं। ग्रीन चिलीज़ जो है वो 28 रुपये में दिए हुए हैं। ये सब इंट्रोडक्टरी यहाँ पे प्राइजेस होती हैं, राइट। लेकिन जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इन्हें ये अब मार्केट कैप्चर कर लेंगी, तब ये किसानों से औने पौने दामों पर कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे कि भाई वो एग्रीमेंट ही ऐसा करेंगे इस एग्रीमेंट में जिसमें कि बहुत कम प्राइसेस में वो आपसे प्रोड्यूस खरीदेंगे, राइट। तो इससे अल्टीमेटली किसान को नुकसान होने वाला है। वो इतना इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो नया क्योंकि ऑलरेडी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के वो टच में होगा तो एपीएमसी जाना नहीं जाएगा। एपीएमसी की हालतें ऐसी ही खराब होने लग जाएगी। सिर्फ या तो प्राइवेट मार्केट बचेगा या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट वाली जो चीज़ है वो बचेगी। तो इससे हो सकता है कि लॉन्ग रन में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे भी किसानों की डिमांड है, यहाँ पे भी किसानों की डिमांड यही है कि आपकी जो फार्मिंग की जो प्रोड्यूस है, राइट, उसमें एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर यहाँ पे एमएसपी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा सजेशन होगा। जो सरकार ये जो पर्टिकुलर एक पॉइंट लेके आई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, ये बहुत अच्छा सजेशन होने वाला है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें एक दूसरा नज़रिया भी है कि एक तो यहाँ पे हो सकता है कि मोनोपोली हो जाए। जो बड़े बड़े जैसे पेप्सिको है या फिर जो दूसरे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, हो सकता है उन्हें आलू की बहुत ज़्यादा फसल की ज़रूरत हो, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे फार्मर्स होंगे, उन सबको बोलेंगे कि भाई आप अपने जितने भी फार्म्स हैं इन सब में आप आलू लगाइए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे, राइट। तो पहले जो वो कुछ दूसरी फसल वहाँ लगाता था वहाँ वो आलू लगाने लग जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है यहाँ की मोनोकल्चर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसे मोनोकल्चर टर्म कहते हैं। तो मोनोकल्चर में क्या होता है कि जो आपका एक ही टाइप की खेती की जाती है ना, जिससे कि भूमि जो है वो भी खराब होने लग जाती है। एक ये भी इसका एंगल है। और मोनोकल्चर होने के बाद में जो फार्म प्रोड्यूस वहाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, यही कंपनियाँ फिर से किसानों को एक्सप्लॉइट करेगी, और जो छोटे फार्मर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इसके भुक्तभोगी होंगे, है ना। तो ये इसके प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। चलिए अगले हम प्रोविजंस अगले कानून पे चलते हैं। अगला कृषि कानून है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें क्या है, स्टॉक लिमिट के बारे में बात कही जा रही है। अब इस कानून में क्या चीज़ हो रही है, इस कानून में ये चीज़ हो रही है कि जो स्टॉक लिमिट थी, जैसे कि आपको जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको 500 kg या 1000 kg, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना ही उनको एक स्टोर करने की, होर्डिंग करने की परमिशन होती है। लेकिन अब कई सारे ऐसे यहाँ पे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें सीरियल्स हो गई, दालें हो गई, या फिर और जो दूसरे प्रोड्यूस हैं उन सबको इस एसेंशियल लिस्ट से हटा दिया गया है। अब जो होर्डिंग है आप कितने भी अनलिमिटेड होर्डिंग कर सकते हैं। तो लेकिन अब किसानों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, इससे सबसे खतरनाक चीज़ तो ये होने वाली है कि अगर एक साल बहुत ज़्यादा बम्पर फसल हुई तो जो होल्डर होगा वो बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रख लेगा अपने पास, है ना। बहुत ज़्यादा स्टॉक अप होने से क्या होगा कि जब अगले साल जो फसल होने वाली है, लेट्स से कि अगले साल ये फसल हो रही है, तो अब ये जो है होल्डर वाले हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो खरीदेंगे नहीं, बोलेंगे हमारे पास ऑलरेडी फसल पड़ी हुई है। तो ये जो किसान हैं ये अगेन औने पौने दामों पर
अपनी फसलें जो हैं बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इसमें सबसे मेन क्लॉज ये है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे बिलों के जो सारे जितने कानून थे, तीनों कानून थे, उन तीनों कानूनों के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करेंगे कि ये जो बिल लेके आए गए हैं या जो कानून बने हैं ये कितने सही हैं और कितने इसमें क्या कोई चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर हम फार्मर्स की डिमांड देखें तो हमने ऑलमोस्ट सारे फार्मर्स की डिमांड को डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक ब्रीफ हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर एपीएमसीज जो होगी, अगर वो एपीएमसीज अगर मंडी से अगर ख़त्म हो जाएगी तो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइवेट मंडीज़ हैं उन प्राइवेट मंडीज़ में हाफ प्राइस में भी लोग उनसे जो प्रोड्यूस है वो खरीदने लग जाएंगे, राइट। और अगर वहाँ पे एमएसपी अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो वो हो सकता है लॉन्ग रन में इनके लिए डिट्रीमेंटल हो जाए, राइट। तो ये दूसरा उनका जो वरी है वो ये है। और अगर हम देखें कि अगर एमएसपी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो फार्मर्स का ये कहना है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये भी इनका एक वरी है। और अगर हम देखें कि जो प्राइवेट मंडीज़ होगी, अगर वहाँ पे अगर कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया है, कोई भी बिना लाइसेंस के वहाँ जाके बैठ सकता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे फ्रॉड हो जाए, है ना, फ्रॉड जैसी सिचुएशन भी हो जाए, तो वो भी एक डिट्रीमेंटल चीज़ होगी। तो किसान भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह का एक लाइसेंस दिया जाए, है ना। तो एक ये चौथा इसमें पॉइंट आ गया। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो किसान हैं, राइट, वो बोल रहे हैं कि हमको एक तरह का एमएसपी वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा ना हो कि शुरू में इनिशियल ईयर्स में आप बहुत अधिक दें हमको उपज का जो मूल्य है, लेकिन लॉन्ग रन में आप उसे बहुत कम कर दें, है ना। तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे किसानों की जो डिमांड है वो ये डिमांड्स हैं। थैंक यू दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा डिस्कस किए जाने वाले फॉर्म बिल्स या फिर मिसलेनियस टॉपिक्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।